हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे 30 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रिसेंटली ब्लू बगिंग वॉज सीन इन न्यूज़। इट इज़ रिलेटेड टू मरीन लाइफ, हैकिंग, न्यू स्पीशीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स और फंगस। सो यू हैव टू टेल मी कि ब्लू बगिंग किससे रिलेटेड है। ब्लू बगिंग इज रिलेटेड टू हैकिंग। ये है हैकिंग से संबंधित। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम हैकिंग कैसे होती है, अगर कोई भी आपका सिस्टम हैक करना चाहता है, आपका फ़ोन हैक करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो लिंक सेंड करेगा, है ना? वो लिंक सेंड करेगा या किसी मैसेज के थ्रू कोई लिंक भेजेगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो तो बग या वायरस आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है, और वो जो सामने वाला पर्सन है, जिसने भी जो भी अटैकर है या हैकर है, उसको एक्सेस मिल जाता है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन का, आपके कॉल्स का, रिकॉर्ड्स का, मैसेजेस का, इन सारी चीज़ों का। सेम होता है ब्लू बगिंग में। ब्लू बगिंग में लेकिन क्या डिफरेंस होता है कि वो ब्लूटूथ के थ्रू होता है। जैसे कि अगर आपका ब्लूटूथ ओपन रह गया, ऑन रह गया, और किसी पर्सन ने या किसी हैकर ने आपके साथ आपका जो ब्लूटूथ है उसके साथ कनेक्ट कर लिया डिवाइस, ठीक है? जैसे ब्लूटूथ में डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, तो ब्लूटूथ की रेंज जो होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर इसकी जो रेंज है वो बढ़ा भी दी जा सकती है बाय दी हैकर्स की। 10-15 मीटर्स की रेंज में वो आपका जो, अगर ब्लूटूथ से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो आपका सिस्टम, आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो सकता है, ठीक है? तो ये होता है थ्रू ब्लूटूथ। इसी वजह से इसका नाम जो रखा गया है, इसका नाम रखा गया है ब्लू बगिंग। इसका नाम क्या रखा गया है? ब्लू बगिंग। सो अब आपको पता चल गया कि क्या डिफरेंस है, कि इसमें क्या होता है कि ब्लूटूथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, और आपका जो सिस्टम है वो हैक हो जाता है। आपके सिस्टम के सारे फीचर्स और कॉल्स हो गए, एसएमएस हो गए, सारी चीज़ों का एक्सेस जो है वो मिल जाता है हैकर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक्स हैव आइडेंटिफाइड फॉर फेज वाइज पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट पायलट फॉर रिटेल डिजिटल रुपी? ऑप्शन इज 4, 8, 10 और 12। यानी कि कितने बैंक्स को अभी तक सिलेक्ट किया गया है जो रिटेल डिजिटल रुपी है उसके लिए। अब जैसे रिटेल डिजिटल रुपी क्या है, वो डिजिटल रुपी के बारे में हमने न्यूज़ में सुना था कि जो आरबीआई है उसने डिजिटल रुपी जो है वो लॉन्च किया है। तो अब क्या होगा कि जैसे फिज़िकल मनी होता है ना, फिज़िकल मनी को वो रिप्लेस कर देगा, लेकिन वो किसी भी तरीके की क्रिप्टो करेंसी नहीं है ना? जैसे इथरम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सब क्या है? ये है क्रिप्टो करेंसीज। बट वो किसी भी तरीके की क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो एक डिजिटल मनी है। जितना डिजिटल मनी प्रिंट किया जाएगा, रुपी जो है वो प्रिंट किया जाएगा, ये इशू किया जाएगा, उतने अमाउंट का असेट जो है वो वॉल्ट में रखा जाएगा। तो ये किसी भी तरीके का क्रिप्टो करेंसी नहीं है। जैसे रुपी फिजिकली प्रिंट होता है ना, तो फिजिकली प्रिंट होने के जगह पे डिजिटली रुपी को प्रिंट किया जाएगा, या प्रिंट नहीं कह सकते, लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि वो प्रिंट नहीं होगा, वो डिजिटल फॉर्म में होगा, है ना? अब आप कहेंगे कि मैम, जो हमारा जो हम फ़ोन पे, गूगल पे ये सब यूज़ करते हैं, ये भी तो डिजिटल मनी हुआ। ठीक है, हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं यहाँ से, ये डिजिटल मनी नहीं हुआ, ठीक है? वो डिजिटल रुपी नहीं हुआ। उतने अमाउंट का जो रुपी है ना, जो फिज़िकल रुपी है, वो ट्रांजैक्शन में है, मतलब वो सर्कुलेशन में है पूरे सिस्टम में, है ना? कैश एंड फ्लो जैसे हम बोलते हैं वो है, बट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या है, वो डिजिटल फॉर्म में होगा। सो फर्स्ट फेज़ में 4 बैंक्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि डिजिटल रुपी जो है वो इशू कर पाएंगे, ठीक है? सो 4 बैंक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 4 बैंक कौन कौन से हैं? आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये 4 बैंक्स हैं जो कि 1 दिसंबर से डिजिटल रुपी जो है वो डिजिटल रुपी जो है वो डिजिटल रुपी जो है वो इशू कर पाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड फेज़ में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक्स भी लेटर ऑन दे विल ऑल्सो जॉइन
फाइन। सो कब से होगा? 1 December से होगा कि दे कैन ऑल्सो इशू डिजिटल मनी, क्योंकि आरबीआई जो है वो इशू करके किसको देगा? इन सारे बैंक्स को देगा, फिर ये बैंक्स जो है वो अपने कस्टमर्स को देंगे, राइट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में हमने सुना था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है एक स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड, राइट। ये हमने पढ़ा था, डेबिट कार्ड, स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड सबसे पहली बार किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली 2 lions have been relocated to Sanjay Gandhi National Park. Consider the incorrect statement about the Sanjay Gandhi National Park. It was it was also known as Borivali National Park. It is located in Gujarat. Kenhari caves, which represent a rare fragment of Buddhist history, is also present in Sanjay Gandhi National Park. It was established in 1969. फाइन। अब वो एडिटिंग मिस्टेक की वजह से आपको पता चल गया होगा आंसर। सो द आंसर दो इनकरेक्ट, वी हैव टू consider the incorrect statement about the Sanjay Gandhi National Park. So you got to know the answer is second statement. It is located in Gujarat. So it is not located in Gujarat. ये कहाँ पर located है? फिर जब ये गुजरात में located नहीं है, फिर ये कहाँ पर located है? It is located in Maharashtra. फाइन, इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में स्थित है। आइए जानते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में। अभी ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में 2 लॉयंस को क्या किया गया, यहाँ पर रीलोकेट यहाँ पर ला कर रखा गया है। सो इसी वजह से ये जो नेशनल पार्क है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। इसको बोरीवली नेशनल पार्क भी पहले कहा जाता था, बट बाद में इसको संजय गांधी नेशनल पार्क कहा जाने लगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बोरीवली में, ठीक है। चलिए, और ये जो स्टेटमेंट थी कि इसमें किन्हारी केव्स हैं, किन्हारी केव्स क्या है? वो रिप्रेजेंट करती है बुद्धिस्ट हिस्ट्री को। तो इसी वजह से वो केव्स भी वहाँ पर है। जो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत यूनिक है अपने आप में। सो ये नेशनल पार्क अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल वॉज held in which of the following state? So गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या तमिलनाडु? इट वॉज हेल्ड इन हरियाणा। हरियाणा में अभी गीता फेस्टिवल, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हुआ है। हरियाणा के बारे में जानते हैं। सो गीता इंटरनेशनल फेस्टिवल में क्या है? ये एक सेमिनार हुआ है जहाँ पर लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे, गीता के बारे में बताया, प्रोजेक्ट किया, गीता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस, वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी ऑथेंटिक नहीं है, इन्हीं सब बातों में चर्चा हुई है इंटरनेशनल गीता सेमिनार पर, जो कि कहाँ पर हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन कुरुक्षेत्र, हरियाणा। एज यू नो, कब हुआ? 29 नवंबर, यानी कि कल ये हुआ था। कल ये जो सेमिनार है वो कंडक्ट करवाया गया था। अभी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि हमारी प्रेसिडेंट, इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, ठीक है, हरियाणा ने लॉन्च करी है। अभी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमने देखा था कि IBPS PO में तमिलनाडु की स्कीम्स के बारे में आया था, है ना। तो अब हमें पता है कि स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, तो स्कीम्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। योजना, स्कीम, वन एंड द सेम थिंग। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, ये किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है हरियाणा में, हरियाणा ने लॉन्च करी है, और एंड इट वाज लॉन्च बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा ई टिकटिंग प्रोजेक्ट, ये भी उन्होंने लॉन्च किया, और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी नींव रखी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की, कहाँ पर? सिरसा में, ठीक है बच्चों। सो 3 चीज़ें उन्होंने करी। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना को लॉन्च किया, हरियाणा में ई टिकटिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, और नींव रखी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सिरसा में थ्रू वर्चुअल मोड, ठीक है। जैसे वर्चुअली होता है ना, आजकल वर्चुअली बहुत कुछ होता है, तो शी अटेंडेड वर्चुअली, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये स्कीम जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज, जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं आए दिन। तो
हफ्ते में हम देखने को मिल जाता है 1 से 2 एक्सरसाइजेज हरी माऊ शक्ति 2022 is conducted between India, Australia, India, Indonesia, India, Singapore और इंडिया एंड मलेशिया। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि एक्सरसाइज हरी माऊ शक्ति कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। सो इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, इंडिया और मलेशिया के बीच में प्रैक्टिस करी जाती है। इसको प्रैक्टिस करा जा रहा है 2012 से कंडक्ट हो रही है। अब ये इस बार कहाँ पर होगी, ये होगी मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया इज़ अ कंट्री, हमें पता है। यहाँ पर इंडिया की तरफ से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है और मलेशियन आर्मी की तरफ से रॉयल मलाया रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हरिमाऊ शक्ति जो है वो एनुअल ट्रेनिंग हर साल होता है ये, ठीक है, हर साल इसको कंडक्ट करवाया जाता है। और इस बार कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है मलेशिया में। कब से होती आई है, 2012 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है डिज़ास्टर के ऊपर। डिज़ास्टर कौन सा, वोल्केनो है ना, वोल्केनिक इरप्शन भी तो एक तरीके का डिज़ास्टर ही हुआ। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है वो 40 साल में अब जाके इरप्ट हुआ है। सो इट इज़ मतलब उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट वोल्केनो, और कहाँ पर है ये भी हमें पता होना चाहिए। माउंट इटाना, माउंट इटना, माउंट किलिमंजारो, मोआना लाओ, माउंट वेसोविस। ये कौन सा वोल्केनो है जो कि 40 साल बाद इरप्ट हुआ है और उसे हम कहते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो। माउना लोआ, ठीक है, माउना लोआ ये जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है जो कि 40 साल में अब जाके इरप्ट हुआ है। अब आपको ये बताने कि ये कहाँ पर है, ये है हवाई में। ठीक है, हवाई में होनोलुलु पोर्ट के बारे में तो आपने सुना होगा ना, होनोलुलु पोर्ट, बहुत फ़नी सा नाम है, हम सुनते भी रहते हैं। तो ये है हवाई में, हवाई की जो कैपिटल है वो है होनोलुलु और वहाँ पर करेंसी चलती है यूएस डॉलर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या नाम है उस एक्टिव वोल्केनो का, नाम है माउना लोआ, माउना लोआ। ठीक है, ये है नाम ऑफ द वोल्केनो। 40 साल में अब जाके इरप्ट हुआ है। लास्ट टाइम ये कब इरप्ट हुआ था, 1984 में, जब ये इरप्शन हुआ था इसका, तो इतना एक्सप्लोजिव इरप्शन था कि 8 किलोमीटर तक इसका जो लावा है वो फैला था। नॉट लाइक सडनली, बट लावा इतना निकलता गया दैट कि वो उसने 8 किलोमीटर लंबी, नॉट चौड़ी, विड्थ वाइज नहीं, लेंथ वाइज वो लावा जो है वो इतना गया। अभी जो इरप्शन हुआ है वो इरप्शन जो है वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं है, बट स्टिल यूएस जियोलॉजिकल सर्विस ये कहती है कि आपको आगे आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। अभी फ़िलहाल ही इतनी बुरी तरीके से इरप्ट नहीं हुआ है, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आगे नहीं होगा, बट वी शुड टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स। चलिए अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। FSSAI has accepted the mountain cow as the food animal. What is the IUCN status of the Himalayan cow? ठीक है, हिमालयन काउ भी कहते हैं, माउंटेन काउ भी कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में तो आपको याद रह जाएगा। वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न्ड और एंडेंजर्ड। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि IUCN स्टेटस क्या है हिमालयन काउ का या फिर माउंटेन काउ का। कुछ इस तरीके से ये जो काउ है, या हिमालयन याक भी कह सकते हैं हम इसको, ये किस तरीके से दिखती है। सो इसका जो IUCN स्टेटस है ना बच्चों, वो है वल्नरेबल। ठीक है, इसका जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल। अब ये बेसिकली क्या है, जो हिमालयन सब कॉन्टिनेंट है ना, जहाँ पे हिमालयस वगैरह है, वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पर डिपेंडेंट है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी और मीट के लिए भी। ठीक है, फूड कंजम्पशन के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी इस पर डिपेंडेंट है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बोआस गुरीनीस, ये है उसका साइंटिफिक नेम। इसको हम माउंटेन काउ के भी नाम से जानते हैं। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, अंडरस्टूड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री मेड इन संस्कृत स्क्रीन्ड एट 53rd IFFI held in
गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि कहाँ पे हुआ? गोवा, पानाजी में। पानाजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। सो अब आपको ये बताना है कि वो कौन सी मूवी है जो कि डॉक्यूमेंट्री, एक्चुअली में मूवी नहीं, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री, जिसको कि पूरा संस्कृत में बनाया गया है और उसको स्क्रीन किया है 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दैट हेल्ड इन गोवा। आदि शंकराचार्य अनुरक्ति इष्टि यन्नम। आपको बताना है कि कौन सी वो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, कौन सी वो डॉक्यूमेंट्री जिसको पूरा संस्कृत में बनाया गया है, सब टाइटल के साथ ही डायलॉग्स वगैरह, स्क्रिप्ट, सब कुछ संस्कृत में थी। सो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है यन्नम। ठीक है, इसको बनाया गया है, इसको स्क्रीन किया है 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो कि हुआ 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में। अब मेरे बच्चों ये जानो कि ये किसके ऊपर है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी? किस लिए है, किस पर है, किस चीज़ की है? ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जो मिशन मंगल था ना, जैसे मिशन मार्स आपने सुना होगा, मूवी बनी है। मिशन मंगल किस पे थी? कि इंडिया ने किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल ग्रह पर, या फिर आप कह सकते हो मार्स पर, उन्होंने अपना जो सैटेलाइट है वो मार्स के ऑर्बिट में लॉन्च कर दी थी। ऐसा करने वाला जो भारत था वो पहला ऐसा देश था कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर गया, है ना। बाकी सारे जो देश हैं उनको बहुत टाइम लगा, बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे, बट इंडिया जो है वो, और वो भी जबकि पूरा सैटेलाइट, रॉकेट, सब कुछ जो था ना, सैटेलाइट वगैरह जो है सब इंडिया ने अपने यहाँ पे यहीं पे बनाई थी, इसरो में, है ना। इसरो क्या है? इसरो क्या है बताइए? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी वगैरह के ऊपर जो रिसर्च होती है, सैटेलाइट बनाना, लॉन्च करना, ये सारे काम जो है वो रिसर्च होती है। सो मिशन मंगल पे है ये ऑटोबायोग्राफी थी, माय ओडिसी, मेमोयर ऑफ द मैन बिहाइंड मंगल मिशन। मंगल मिशन के पीछे जो आदमी था उनके ऊपर ही किताब लिखी गई थी। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से मिशन मंगल पे किस तरीके से काम किया, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या हर्डल्स आए, किस तरीके से ही वॉज एबल टू अकम्प्लिश द गोल। सो ये कौन है वो? डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर के राधा कृष्णन। उन्होंने ये मिशन जो है वो लीड किया था और उसको सक्सीड भी कि जो वो चेयरपर्सन थे स्पेस, जो हमारा इसरो है उसके, इसरो के, हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके वो चेयरपर्सन थे। और उनकी ऑटोबायोग्राफी पर ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो बनाई गई। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय एवी अनूप अंडर द बैनर ऑफ एवीए प्रोडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Amnal program is launched by Odisha government. The objective of the program is, जो अमनल प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इराडिकेट अनीमिया, टू इराडिकेट सर्विक्स कैंसर, टू इराडिकेट टीबी, टू इराडिकेट पॉवर्टी। ये किस वजह से लॉन्च किया गया? इट वॉज लॉन्च्ड टू इराडिकेट अनीमिया। ठीक है, अनीमिया जो होता है क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, है ना। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है अनीमिया। इसमें क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल काउंट होता है ना वो कम हो जाता है, तो वो मेंटेन रहना चाहिए हेल्दी बॉडी के लिए, अदरवाइज़ वीकनेस होना। और इंडिया में ना बहुत सारे जो स्पेशली लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ में ये जो अनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो इसी वजह से जो ये जो स्कीम है वो लॉन्च करी गई है सीएम के द्वारा। नवीन पटनायक जी जो हैं उड़ीसा के सीएम, उन्होंने ये अम्लन स्कीम जो है वो लॉन्च करी। इसका नाम क्या है पूरा? अनीमिया मुक्ता लाख्या अभियान। ठीक है, अनीमिया मुक्ता लाख्या अभियान ये उन्होंने लॉन्च किया है। इसके अंडर 55,000 55,000 गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो कवर होंगे, और 74,000 आंगनवाड़ीज़ कवर होंगी। वहाँ पर इस स्कीम पर काम किया जाएगा, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये सारा काम होगा इस स्कीम में। अमलन, हम जानते हैं कि स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। स्कीम्स को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप एक या दो बार रिवाइज कर लोगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई?
बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन चुने गए हैं? सुंदरा रमनन, राममूर्ति, प्रशांत कुमार, अतुल कुमार गोयल, संजीव चड्डा। बताइए, who has been elected as the new MD and CEO of BSE? Sundara Raman Ramamurthy. He has been appointed as the new CEO and MD of BSE Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange क्या है बच्चों? जो स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज़ में मार्केट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं, वहाँ पर क्या, कहाँ पर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंडिया का जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया में क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, ठीक है। और जो एशिया है, अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 ना, या कौन सी सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था, ना ही 20th सेंचुरी में, ना ही 21st सेंचुरी में। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में ही अस्टैब्लिश कर दिया गया था बाय द कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रॉयचंद। ये एक जैन बिजनेसमैन थे। अगर हम इसका ओवरऑल कैपिटल मार्केट देखें, कैपिटलाइजेशन देखें, सो इट इज़ मोर देन 276.713 लाख करोड़ एज ऑफ द जनवरी 2022। अगर हम अगली साल के, जब हम जनवरी 2023 में इसका पूरा कैपिटलाइजेशन, पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो आएगा, तो वो तो और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, है ना। सो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी इतना ज़्यादा बड़ा है, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और रिसेंटली सुंदरा रमन राममूर्ति को इसका एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। सो आई होप you guys like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.